Hello everyone, in this video we will learn the pandas library that is very powerful tool of data analytics world. So इस data analytics world के अंदर pandas क्यों इतनी ज़्यादा यूज हो रही है उसके बारे में, pandas के फंक्शन के बारे में, pandas के डेटा स्ट्रक्चर के बारे में इस वीडियो में हम कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद pandas लाइब्रेरी. अगर मैं उससे pandas चालू करने से पहले डेटा एनालिटिक्स के बारे में थोड़ा बताऊं तो डेटा एनालिटिक्स इंडस्ट्री के अंदर हम ये क्या करना होता है, डेटा एनालिस्ट क्या कर रहे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो एक रॉ डेटा, अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो उस रॉ डेटा से एक मीनिंगफुल इंसाइट निकालकर, डेटा से निकालकर आपको देते हैं डेटा एनालिस्ट. तो उसके लिए आपको बहुत सारी मैनिपुलेशन, बहुत सारी विजुअलाइजेशन, बहुत सारी एल्गोरिथम्स लगानी पड़ती है. सो दिस इज ऑल अबाउट डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिटिक्स. सो पांडा क्यों इम्पोर्टेंट है डेटा एनालिस्ट के, डेटा एनालिटिक्स रोड मैप के अंदर या डेटा एनालिस्ट जर्नी के अंदर आपके, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. So what is pandas? Pandas is a kind of like Python library जो डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए यूज़ करी जाती है. इसकी हेल्प से हम लोग डेटा सेट के अंदर मिसिंग वैल्यू को फाइंड करना, मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस करना, डुप्लीकेशन डिलीट करना, सो मैनी फीचर्स दैट हैज़ द pandas लाइब्रेरी. और अगर मैं और बात करूँ उसके बारे में तो डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, एंड डेटा को हम लोग बहुत बड़े डेटा को समराइज करके छोटे फॉर्म में ला सकते हैं पांडास की मदद से. एंड ये काफ़ी अलग अलग सेक्टर में यूज़ हो रही है, लाइक फाइनेंस सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, और डेटा साइंस की फील्ड में भी पांडास की बहुत हेल्प लेनी पड़ती है. और आप बोलेंगे कि अगर मैं ये सारी चीज़ें अगर मुझे करनी हो तो मैं एक्सेल के अंदर भी कर सकता हूँ, पावर बीआई के अंदर भी कर सकता हूँ. या अगर आप डेटा साइंस की फील्ड पे, अगर आपको मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स बना रहे होंगे तो आप चाहते हैं कि हमारा जो डेटा सेट है वो हमारे प्रोग्राम के अंदर रहे. सो दैट्स वाई हम प्रोग्राम के अंदर एनालिसिस करें. ये नहीं कि हम लोग एनालिसिस करने के लिए एक्सेल पे जा रहे हैं, फिर एनालिसिस करने के बाद फिर लेके आते हैं अपने मशीन लर्निंग के मॉडल्स के अंदर. ऐसा नहीं है, हम लोग पांडास के अंदर डायरेक्ट करेंगे. और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो थोड़ी बहुत कोडिंग फील्ड से होंगे उनको पांडास काफ़ी ईजी पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू या विद कंपेयर टू Excel and Power BI. So that has two data structure, Panda series and Panda frame. Panda series nothing but like of 1D array. अगर आपने NumPy पढ़ रखा हो तो ये 1D array के लिए होता है, that's contain any type of data. और कैसे मैं और एक्सप्लेन करूँ, जैसे सीरीज, पांडा सीरीज है तो उसको आप कंपेयर करिए NumPy की 1D array से. एंड सेकेंड इज पांडास डेटा फ्रेम लाइक 2D array, उसके अंदर रो एंड कॉलम्स होते हैं. और जिस तरीके से आप सारी की सारी मैनिपुलेशन एक्सेल पे कर रहे होते हैं, शीट्स पे कर रहे होते हैं, वो सारी हम लोग पांडास के ऊपर करेंगे. सो मैं आपको डायरेक्ट अगर एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं, अगर आपको पांडा अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, अगर आप एनाकोंडा के थ्रू कर रहे हो तो सिंपल इंपोर्ट पांडास एज पीडी करेंगे, इंपोर्ट पांडास करेंगे और हम लोग अपना काम करना चालू करेंगे. बट यू आर नॉट यूजिंग एनाकोंडा, देन यू हैव टू गो टू योर कमांड टर्मिनल एंड आपको लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल पांडास. And after that you can use the pandas library. So हम लोग चलते हैं, मेरे पास एनाकोंडा है और मैं जुपिटर के ऊपर डेटा एनालिटिक्स कर रहा हूँ, तो इस वजह से हम लोग चलते हैं डायरेक्ट जुपिटर पे. ओके, दिस इज माय जुपिटर नोटबुक. सो व्हाट आई हैव टू डू, इंपोर्ट पांडास एज पीडी. नाउ सिंपली we can run this command and pandas is in my Jupyter notebook. And after that, let's suppose कि I want to create a series. First I have to create a list 1, 2, 3, 4, 5. And after that what I have to do, df is equal to pd.series, and we have to pass list which I have created. So my pandas series is created and now we can check df. So this is my list. जो मैंने लिस्ट बनाई थी उसको मैंने pd सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया. एंड अगर आप चेक करते हो, आप कंफ्यूजन हो कि वाकई में ये सीरीज है या नहीं, जिसका टाइप चेक कर सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ टाइप कमांड. अगर आपने पाइथन थोड़ी भी पढ़ी हो तो आपको इस कमांड, इस फंक्शन के बारे में, टाइप फंक्शन के बारे में पता होगा. तो सिंपल वी कैन सी द पांडा सीरीज. एंड आफ्टर दैट लेट्स सपोज कि इफ आई रन द df, सो मुझे 1 2 3 दिखाई पड़ रहा है. बट अगर आई वांट टू चेंज द इंडेक्स हियर, सो वी कैन पास द इंडेक्स attribute and we can run, let's suppose 1
and 2 and 3 and 4. I have 5 elements, so I have to create one more index, 5. Okay, now easily we can run and we can check the df, so we can see the index 1 2 3 4 5. So this is all about पांडा सीरीज, और इसके अंदर बहुत सारी मैनिपुलेशन कर देते हैं। जो ज़्यादा यूज एलएसएस के अंदर होता है वो डेटा फ्रेम यूज हो रहा होता है, तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं। अगर आपका डेटा डिक्शनरी की फॉर्मेट में है, लेट्स सपोज कि अगर आपने MongoDB से डेटा को ले आया तो आपको जेसन फॉर्मेट में मिल रहा होता है वो डेटा, या मैं सिंपली अगर पाइथन डिक्शनरी की बात करूँ, MongoDB की बात ना करूँ, तो पाइथन डिक्शनरी के अंदर कुछ डेटा आपका इस तरीके से दिख रहा होता है। जैसे मैंने क्रिएट कर रखा है माई डिक्शनरी नाम से, नेम है इसके अंदर, सब्जेक्ट है की पेयर एंड दीज आर की वैल्यूज, मार्क्स, मोबाइल नंबर, सिटी। Simply I have to copy, Control C. After that Control C, we can check my, okay, it is showing an error. Why it is showing okay. Now we can simply run it, and अगर मुझे इसको टेबल के फॉर्म में, अगर आप इस तरह डेटा पढ़ते हो तो आप काफ़ी इजी नहीं लगेगा आपको पढ़ने के, बट अगर आपको लगे कि रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में हमको ये डेटा मिल जाए, तो सिंपली हम लोग को रन करना है df is equal to pd dot data frame and we have to pass my dictionary which I have created, my dictionary. Now so we have simply run df. Now we can see जो मेरा डेटा डिक्शनरी के फॉर्मेट में था वो सिंपली मुझे एक टेबल के फॉर्म में मिल गया जो बहुत इजी टू रीड है। सो df इज नथिंग बट इट्स अ वेरिएबल। अगर आप इसकी जगह पर कुछ और, लेट्स सपोज कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैंने यहाँ पर भी df दे रखा है और यहाँ पर भी df दे रखा है, बिकॉज df की मैंने वैल्यू अपडेट कर दी वेरिएबल में। जैसे अगर हम लोग a इज इक्वल टू 2 देते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो हम लोग कहीं उसको चेंज कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 3 दे सकते हैं, तो वैसे ही df की जगह पर df1 में बोल सकता हूँ, df1 बोलूंगा और मैं उसको df1 रन कर देता हूँ। सो आप यू कैन सी द डेटा फ्रेम विच आई हैव क्रिएटेड, सो इट इज वेरी इजी टू रीड डेटा। आफ्टर दैट अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल कमांड के बारे में बताऊं इस पांडास के अंदर, सो वी कैन रन द df डॉट describe फंक्शन। व्हाट डज describe फंक्शन डज? सिंपल अगर शब्दों में बताऊं, अगर आपके पास मैथमेटिकल बहुत सारे डेटा है, हमारे पास मैथमेटिकल डेटा, सो इसके अंदर वो सारी एनालिसिस करके देता है जो आपको निकालना नहीं पड़ेगा। मीन निकाल कर दे सकता है, उसका मीडियन निकाल कर दे सकता है, मॉड निकालता है, उसके बाद 75 परसेंटाइल निकाल देता है, मिन मैक्स, ये सब चीज़ें निकाल के देता है। तो सिंपली रन करूँगा, उसके मेरे डेटा फ्रेम के अंदर क्या है, ओनली मार्क्स कंटेंट एंड अभी इस टाइम क्या है, मोबाइल नंबर भी एज ए इंटीजर दे रखा है, तो वो शो कर रहा है एज ए इंटीजर, वो चीज़ें शो कर रहा है। इसके अंदर टोटल काउंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास डेटास कितने हैं, वो 5 दिखा रहा है। मीन कितना है मेरे मार्क्स का, 79 दिखा रहा है। सो पूरे जो भी न्यूमेरिक में डेटा आपका, जो भी न्यूमेरिक में कॉलम होगा, इंटीजर हो गया या फ्लोट हो गया, तो वो इस तरीके से उसकी पूरी एनालिसिस करके देगा। काउंट दिखाता है, मीन दिखाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल। अगर आपको परसेंटाइल के बारे में ना पता हो तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बता रहूँगा। यू कैन कमेंट ऑन इट, कमेंट ऑन द वीडियो। ओके, आफ्टर दैट one more command is very important in the analysis field, df.info. Let's suppose I want to run info command. So ये कमांड क्या बता रहा होता है, हमारे के सारे कॉलम के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन वो दे सकता है। लेट्स सपोज कि 5 कॉलम्स हैं, इसके अंदर नॉन नल वैल्यूज है, मतलब मेरा कोई भी वैल्यू खाली नहीं है, मतलब कॉलम में कोई नल वैल्यूज नहीं है, और कॉलम की सारी डेटा टाइप बता रहा है कि दैट नेम इज ऑब्जेक्ट इज लाइक स्ट्रिंग एंड मार्क्स इज इन 64, मोबाइल नंबर इन 64। सो ये अगर बहुत सारे आपके पास कॉलम है, 35, 36, 100 कॉलम्स हैं, तो वो एक बार में ये सारी के सारी कॉलम की डिटेल आपको दे देता है इन्फो कमांड। एंड आफ्टर दैट लेट्स सपोज कि अगर आपके पास डेटा बहुत सारे सोर्सेज से आता है तो डेटा क्लीन नहीं होता, ये डेटा बहुत छोटा सा आया तो ये बहुत क्लीन है, बट आई वांट टू चेक द नल वैल्यूज इन माय डेटा फ्रेम। सो वी हैव टू रन द कमांड, वी हैव टू रन द फंक्शन df.isNull। isNull, जब मैं इस कमांड को रन करता हूं तो यहाँ पर दिखाता है फॉल्स, बिकॉज वाई इट इज शोइंग फॉल्स, बिकॉज यहाँ पर कोई भी नल वैल्यूज नहीं है। अगर कोई नल वैल्यूज होती तो यहाँ पर वो शो कर रहा होता कि नल वैल्यूज है, वो ट्रू शो कर रहा होता है। अगर मैं आपको इसको मैं करके आप एक वैल्यू खाली करके दिखाता हूँ, लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर ये डिक्शनरी बनी हुई है ना, तो मैं इस पर एक वैल्यू खाली करता हूँ,
उसके लिए मैं इंपोर्ट करता हूँ numpy, import numpy as np। आफ्टर दैट एक कोई वैल्यू खाली करता हूँ, लेट्स सपोज 100 को रिमूव करके मैं लिख देता हूँ np.nan। nan अगर मैं आपको बताऊँ तो नॉट अ नंबर, फुल फॉर्म होता है नॉट अ नंबर। सो सिंपली रन df1। ओके, आप यहाँ पर देखेंगे df info में जब मैंने चलाया तो यहाँ पर नल भी लिखा देखिए 4 जो है वो नॉन नल है, बट एक वैल्यू नल है। अगर मैं इस नल को चलाता हूँ तो यहाँ पर एक जहाँ पर रिमूव किया था ट्रू, यहाँ पे ट्रू शो कर रहा है। कहाँ पर आप देखोगे कि NaN यहाँ पर शो कर रहा है हमारे डेटा फ्रेम के अंदर, और सेम जगह पर यहाँ पर मेरा ट्रू शो कर रहा है इस नल फंक्शन चलाने पर। और अगर इस नल के आगे अगर मैं सम फंक्शन चलाता हूँ, इस नल डॉट सम फंक्शन चलाता हूँ, तो वो सारे कॉलम की नल वैल्यूज को काउंट करके वो आपको यहाँ पे पूरा शो कर देता है। नेम के अंदर कोई भी मेरा नल वैल्यूज नहीं है, मार्क्स के अंदर एक नल वैल्यूज है दैट इज शोइंग 1। अगर मुझे इन नल वैल्यूज से टैकल करना है, ये डेटा एनालिसिस के अंदर काफी आई कैन से वेरी टॉपिक सो मैं ये कहूँ कि डेटा एनालिसिस के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नल वैल्यू को डील करना। सो उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या कर सकते हैं इसके अंदर। एक तो तरीका ये है कि हमारी जितनी भी नल वैल्यूज है मैं उस पूरी रो को डिलीट मार दूं। अगर मैं उसको रो को डिलीट मारना चाहता हूं, लेट्स सपोज कि मैं अगर बोलूं कि df1 डिलीट मारना है, तो df1 डॉट ड्रॉप na फंक्शन का यूज करूंगा मैं, ड्रॉप na। तो ये सिंपली डज दिस फंक्शन सिंपली डज कि वो जिस भी कॉलम के अंदर आपका डेटा नल है उसकी पूरी रो को कंसेक्यूटिवली वो डिलीट मार देता है। df1 डॉट ड्रॉप na करता हूँ तो आप देखेंगे कि 100 वाला 100 मेरे मार्क्स किस में, सॉरी नन फिजिक्स में मेरे nan यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं थी, पहले मेरी 100 थी, फिर मैंने उसको खाली करी और मैंने देखा कि यहाँ पे फिजिक्स वैल्यू है। फिर मैंने उसको रन करके देखा तो वो फिजिक्स वाली वैल्यू को उसने गायब कर दिया, वो पूरी रो ही गायब कर दी। आप इंडेक्सिंग भी चेक कर सकते हैं, 0 1 2 4 3 वाली इंडेक्स मेरी गायब हो गई है। बट मैं बोलूँ कि ये हर सिचुएशन में ये काफी जेन्युइन पॉइंट नहीं होता है कि मैं सारी रो डिलीट मार दूं। लेट्स सपोज कि मुझे उसके अंदर मैं कुछ भर सकता हूँ। लेट्स सपोज कि अगर आपको जैसे npa नन लिखा हुआ है, नॉट अ नंबर, यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू, मैं चाहता हूँ इसके अंदर कुछ भर दूं। तो भरने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर मैं df1 को दोबारा कॉल करूँ तो वैल्यू खाली नहीं हुई है, बिकॉज अगर मैंने इसके अंदर परमानेंट चेंजेस नहीं कर रखे। मेरी बात, अगर मुझे परमानेंट चेंजेस करने होते हैं लेट्स सपोज, तो मैं उसके अंदर यूज करता हूँ in place is equal to true। मैं इसको एक दूसरे वेरिएबल में शो करवा लेता हूँ ताकि मुझे और भी चीजें इंप्लीमेंट करनी है तो उसमें इंटरफेयर ना करे ये चीज। तो मैं रन कर देता हूँ और मैं df1 को रन करूंगा ना, df1 को रन करूँ तो उसमें चेंजेस हो चुके हैं। और मैं अगर मैं df2 के अंदर चेंजेस करूँ, सो अगर मैं दोबारा से df1 रन करता हूँ तो मेरे पास सारी की सारी वैल्यू मिल जाती है कि बिकॉज मैंने परमानेंट चेंजेस नहीं किया। परमानेंट चेंजेस के लिए इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू हमें चलाना पड़ता है। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, जो भी मैंने परमानेंट जो भी मुझे चेंजेस मैंने किए हैं वो परमानेंट के लिए कर दो, तो दैट मुझे उस केस में इन प्लेस इक्वल टू ट्रू एट्रीब्यूट को रन करना होता है। अभी मैं वो रन नहीं करूंगा। ओके, सो df1 के अंदर मुझे कुछ वैल्यू भरनी है। लेट्स सपोज कि n जहां पर है, जहां पर हमारी नल वैल्यूज है, मुझे उसके अंदर कुछ भरना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, df1 डॉट फिल na करते हैं, फिल na, और जो भी आपको लेट्स सपोज वैल्यू भरनी है, लेट्स सपोज कि आपको 98 भरना है, 98 भर सकते हैं, 96 भर सकते हैं, 86 भर सकते हैं। मैंने रन किया, आप देखेंगे जहां पर भी वैल्यू मेरी खाली थी NaN थी वो 86 मैंने भर दी। बट फिर मैं अगेन कहूंगा कि ये परमानेंट चेंजेस नहीं है। अगर आपको परमानेंट चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आपको इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लगाना पड़ेगा। बट मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कैसे भर सकते हैं वैल्यूज को। आप रेंडमली, जैसे किसी कॉलम की अलग अलग क्वालिफिकेशंस, अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग एनालिसिस करने के तरीके होते हैं। अगर सिचुएशन के हिसाब से मुझे चीजें भरनी होती है, अगर लेट्स सपोज कि मुझे इसके अंदर इस कॉलम का मीन भरना होता तो मैं उस टाइम क्या कर रहा होता, मैं भरता df डॉट फिल na, और उस जिस भी कॉलम का मुझे भरना है, लेट्स सपोज कि उसी कॉलम का मुझे वैल्यू मीन भरनी है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, df1 और कॉलम का नाम देने के लिए मैं दे दूंगा इसके अंदर मार्क्स का मुझे भरना है तो marks, एंड आफ्टर दैट उसकी वैल्यू मीन भरनी है मुझे, तो डॉट मीन फंक्शन चला सकता हूँ मैं, मीन, और आप देखेंगे कि उसकी जो मीन वैल्यू है वहाँ पर 73.75 आ गई। अगर मुझे किसी कॉलम की मीन वैल्यू निकालनी होती है तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, दिस लाइन, df1 ब्रैकेट के अंदर एक हमारे कॉलम का नाम। अभी आपको सिंपल समझना है, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देना
कि df1 सिंपल कॉलम का नाम, उसके बाद मेरा मीन फंक्शन चल रहा होगा। तो 73.75 मेरा इस कॉलम का मीन है एंड वी कैन सी 73.75 इज। सो ये बहुत सिंपल तरीका है चीज़ों को क्लियर करने का। और अगर मैं इसी चीज़ को एक दूसरे वेरिएबल में डाल दूँ, df2 वेरिएबल में डाल दूँ और मैं चेक करूँ कि हाँ इट इज़ वर्किंग और नॉट, तो df2 एक वेरिएबल में देता हूँ और df2 चेक करता हूँ, ये मेरी वैल्यू यहाँ पर आ गई है। एंड आफ्टर दैट आपको डिक्शनरी के फॉर्मेट में चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं, हमेशा डिक्शनरी के फॉर्मेट में आपको डेटा फ्रेम क्रिएट नहीं करना पड़ता है। आपको डेटा इंजीनियर्स बने बनाए आपको CSV फाइल, एक्सेल फाइल दे रहे होते हैं, उसके अंदर आपको एनालिसिस करनी होती है। तो मैं आपको बोलूँगा कि लेट्स सपोज कि आपके पास CSV फाइल या एक्सेल फाइल है, तो उसको आप अपने पांडास के ऊपर कैसे लाते हो और उसके अंदर एनालिसिस कैसे कर रहे होते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अगर मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे फोल्डर के अंदर कोई फाइल है या हाँ hr.csv मेरे फोल्डर के अंदर फाइल पड़ी हुई है। सो सिंपली मैं क्या करूँगा, एक तीसरा वेरिएबल बनाता हूँ df3 इज इक्वल टू, और सिंपल मैं रन करूँगा कि मुझे रीड फाइल करनी है CSV की, तो रीड CSV फंक्शन की मदद लेते हुए और जो भी फाइल का नाम है, लेट्स सपोज कि मेरे केस में hr.csv है, आपके केस में xyz.csv कुछ भी हो, तो उस सिंपल फाइल का नाम दे दूंगा जो भी मेरी फाइल यहाँ अवेलेबल है इस फोल्डर के अंदर। एंड आफ्टर दैट वी विल रन इट एंड df3 आई विल शो df3। सो इसके अंदर जितना भी मेरा टेबल कंटेंट था वो सारा का सारा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। imp id है, एज ग्रुप है, एट्रिशन है, सारे के सारे कॉलम शो कर रहे हैं मेरे को। जैसे इसके अंदर यहाँ बीच में डॉट डॉट शेप शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि बीच के कॉलम कुछ शो नहीं कर रहा है, कि मैं यहाँ पे बीच के कॉलम में देख नहीं पा रहा हूँ। उसने शुरुआत के कॉलम दिखाया है, यहाँ पे कॉलम दिखाया है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हालांकि एक उसके पहले चीज बता देता हूँ कि 1480 रोज एंड 38 कॉलम है, और मैं यहाँ पे कितने देख पा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओनली आई कैन सी द 12 कॉलम। सो अगर मुझे सारे कॉलम देखने हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, df3 डॉट कॉलम्स we will run and we can see the all column name which is present in the sheet. So जितने भी हमारे कॉलम हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो कर रहे हैं। अगर मुझे इसकी डिटेल देनी है, फिर अगर मैं बोलूँ कि इसके अंदर मुझे इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, कितनी वैल्यू नल है, क्या डेटा टाइप है सारे कॉलम का, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, df3 डॉट info कमांड। आप जब भी कोई डेटा पे काम कर रहे होते तो कुछ सबसे पहले जो फंक्शन आप यूज कर रहे होते हैं, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ये आपको कोई भी डेटा अगर आपके पास है तो उसके ऊपर ही आपको फंक्शंस यूज करने ही पड़ेंगे, उसकी डिटेल जाननी पड़ेगी कि उसके अंदर क्या कॉलम है, कितने कॉलम है, कितनी नल वैल्यूज हैं, कितने डेटा टाइप है, हर कॉलम की डेटा टाइप क्या है, वो सब आपको चेक करना होगा। सो आप यहाँ देख सकते हो कि मेरे पूरे जितने भी हमारे पास कॉलम थे वो सारे के सारे शो कर रहे हैं, उसके बाद उसके सारे डेटा टाइप चेक कर रहे हैं। दिस डेटा इज वेरी क्लीन, सॉरी नॉट क्लीन। यहाँ पर जैसे कि कुछ डेटा है 1423 यहाँ पर लिखा है, बाकी जितनी भी रोज हैं सारे के सारे नॉन नल दिखा रहा है, बट यहाँ पर 1423 जो है यहाँ पे नॉन नल है। जो मेरी ईयर्स विद करंट मैनेजर है यहाँ पर वैल्यू मिसिंग है। अगर हम लोग इसको चेक करें, लेट्स सपोज कि df3 डॉट इज नल फंक्शन से चेक करें, इज नल, एंड मैंने बताया कि सारे कॉलम की वैल्यूज जितनी भी खाली हैं उसको चेक करना है, तो उसके लिए आपको सम फंक्शन यूज करना होता है। मैं देखूंगा कि यहाँ पर 57 सारे में तो 0 दिखा रहा है, बट इस जगह पर क्या दिखा रहा है कि इस कॉलम के अंदर 57 जो डेटा है वो मिसिंग डेटा है। सो अगर मुझे इस कॉलम को डिलीट मारना है, या मैं बोलूँ कि इसको अगर आपको डिलीट करना है, तो आप सिंपल ड्रॉप एन करेंगे, उस रो के कंसेक्यूटिव जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी उस केस में। बट मुझे वो करना नहीं होता है, मुझे वो सब चीज़ें नहीं करनी। मैं आपको करके दिखा चुका, बट अगर आप को और डिटेल में चीजें जाननी होती है तो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियोस। एंड आफ्टर दैट जितनी भी मैथमेटिकल, जितनी भी न्यूमेरिक कॉलम्स होते हैं उसके बारे में अगर आपको चीजें देखनी होती है, तो उसके लिए हम लोग फिर जैसे मैंने पहले बताया आपको describe फंक्शन को यूज करना होता है। describe फंक्शन, तो उस केस में जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसका मेन काउंट वगैरह सारी चीजें निकाल कर ये फंक्शन दे देता है, और यहाँ पर जितने भी हमारे न्यूमेरिक कॉलम थे उसकी सारी डिटेल आ गई। ये आपको एनालिसिस के अंदर काफ़ी यूजफुल होता है ये फंक्शन, ताकि आपको अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग फंक्शन नहीं लगाने होते। ये एक ही बार के अंदर सारे के सारे जितने भी न्यूमेरिक कॉलम्स होते हैं उसकी सारी डिटेल चेक करके आपको दिखा देता है। एंड आफ्टर दैट
लेट सपोज कि मैं थोड़ा सा और उस पर चलता हूँ। लेट सपोज कि मेरे पास इसके अंदर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे टोटल कॉलम्स क्या है। मैं थोड़ी एनालिसिस करके दिखाना चाहता हूँ आपको इस शॉर्ट वीडियोस के अंदर। लेट सपोज कि मैं देखना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट मेरे टोटल इस कॉलम के अंदर डिपार्टमेंट कितने डिपार्टमेंट है मेरी कंपनी के अंदर, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो DF3 और डिपार्टमेंट की वैल्यू मैं चेक करूंगा। अगर मैं डिपार्टमेंट सिर्फ सिंपल रन करता हूँ तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं 0 से लेके 14 एंड 79 तक वो शो करता है। आफ्टर दैट अगर मैं शो करूँ इसके अंदर वैल्यू काउंट फंक्शन होता है, एक बहुत यूजफुल फंक्शन है COUNTS वैल्यू काउंट्स फंक्शन होता है। अगर मैं उसको रन करता हूँ तो इसके अंदर जितनी भी हमारे कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यू है वो शो करता है और कितनी बार उस कॉलम के अंदर वैल्यू लिखी है वो ये शो करता है। सो दिस इज वैल्यू काउंट फंक्शन। अगर आपको इसको प्लॉटिंग करनी है, लेट सपोज कि बार ग्राफ में प्लॉटिंग करनी है, पाई चार्ट में प्लॉटिंग करनी है, तो आप डायरेक्ट पांडा के अंदर ही प्लॉटिंग, छोटी मोटी प्लॉटिंग तो आप, या मैं फिर अगेन कहूंगा कि सीबॉन लेवल या मैटप्लॉट लेवल की आप इसमें विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते, बट आप बेसिक लेवल की विजुअलाइजेशन आप पांडास के अंदर भी कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ डॉट प्लॉट। और उसके बाद जिस भी तरीके का आपको ग्राफ चाहिए, लेट सपोज की बार चाहिए या पाई चार्ट चाहिए, लेट सपोज कि मुझे पाई चाहिए, तो मैं सिंपल पास करूंगा काइंड इज इक्वल टू पाई चार्ट और मैं सिंपल रन कर दूंगा इसको। रन करने के बाद वी कैन सी द प्लॉट ऑफ हेयर। यहाँ पर शो कर रहा है सेल्स का, जितने सेल्स की सबसे ज्यादा कम वैल्यू जो ह्यूमन रिसोर्सेज की है। अगर मैं इसी सेम चीज को कॉपी करूं और आपको दिखाना चाहूं कि दिस ग्राफ इज राइट और रॉन्ग, सो मैं सिंपल यहाँ पे दिखाऊं ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू सबसे कम है 63 सॉरी वैल्यूज है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 63 वाली जो वैल्यू सबसे कम दिखाई शो कर रही है एंड सेल्स की 450 उससे कम है। सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो 967 की है। सो आज की इस वीडियो में मैंने थोड़ी छोटी मोटी एनालिसिस भी करी और आपके लिए विजुअलाइजेशन भी पांडास की मदद से जो कर सकते हैं वो मैंने किया। आफ्टर दैट अगर आप इसके मोर फंक्शंस के बारे में जानना चाहते हो देन यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो एंड you really like the video, please like the video and subscribe the channel. Thank you.